स्टूडेंट, मैं विजय तुम्हारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। हमने संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। आज की हमारी अभिक्रिया आ गई अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया को हम बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया को हमें वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। अब वियोजन का अर्थ टूटना है, क्या टूटेंगे इस अभिक्रिया में? आप सभी जानते हो रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं और समीकरण में दो चीजें होती है, एक तो अभिकारक और दूसरा उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया किधर से किधर चलती है? अभिकारक से उत्पाद की ओर चलती है। तो टूटेंगे क्या? अभिकारक। टूटेंगे क्या? अभिकारक। अब एक अभिकारक है तो टूटेंगे, तो टूटने पर कितने टुकड़े हो सकते हैं? या तो दो हो सकते हैं या दो से अधिक। या दो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? दो से अधिक टुकड़े हो सकते हैं। तो अपघटनीय अभिक्रिया की परिभाषा क्या बन जाएगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब अपघटनीय अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला हमारा अपघटनीय अभिक्रिया का प्रकार है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। विद्युत अपघटन का अर्थ हो गया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। जैसे हमने लिया जल का अणु 2H2O। ठीक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो 2H2 अलग हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अभिकारक कितने हैं? एक। आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, ये कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। तो एक पदार्थ दो भागों में टूट जाता है। अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है वो भी कौन सी अपघटन? विद्युत अपघटन। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये दो भागों में टूट रहा है तो ये हो जाएगा विद्युत अपघटन का उदाहरण। तो विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। अगला अपघटनीय अभिक्रिया का प्रकार है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का अर्थ क्या हो गया? उष्मा देने पर यानी गर्म करने पर, यदि आप किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हो और गर्म करने पर यदि वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है वो क्या कहलाती है? हमारे ऊष्मीय अपघटन। उष्मा का मतलब होता है ताप देना। ताप देना या फिर गर्म करना। गर्म करना। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको यदि आप गर्म करोगे, हम लिख देंगे गर्म करने पर ये दो भागों में टूट जाएगा। एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसका उदाहरण हमारे ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है। यानी जब किसी पदार्थ को उष्मा देने पर या गर्म करने पर यदि वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन। तीसरा और अंतिम प्रकार है हमारे इसका प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन।
नाम से समझना, प्रकाश यानी कोई सूर्य के प्रकाश से या फिर किसी प्रकाश से यदि कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो वो क्या कहलाती है? प्रकाशीय अपघटन। इसका उदाहरण है 2HBr, और इस पर जब आप प्रकाश दोगे, प्रकाश से, और प्रकाश को बोल सकते हैं H-nu, ये भी प्रकाश का साइन है, प्रकाश का निशान है, तो H2 प्लस Br2। प्रकाशीय अपघटन में क्या होता है? जब किसी पदार्थ को प्रकाश देने पर यदि वो दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है या अपघटित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड 2HBr, प्रकाश देने पर ये H2 और Br2 दो भागों में टूट जाता है, इसलिए इसका उदाहरण हो गया प्रकाशीय अपघटन का। तो ये थी हमारे अपघटनीय अभिक्रिया और उसके प्रकार। अपघटनीय अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, इसका होता है टूटना, एक अभिकार है, टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बंटेगा। तीन प्रकार है, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है? जब किसी पदार्थ को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में वो अपघटित हो जाता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। उदाहरण था हमारा 2H2O, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2H2 प्लस और दो भागों में बंट गया, ये हो गया इसका उदाहरण। अगला है ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर वो दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है, उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। उदाहरण है CaCO3, इसको गर्म करने पर CaO व CO2 यानी इसमें बदल जाता है। अगला प्रकाशीय अपघटन, जब किसी पदार्थ को या फिर जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश से दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है तो क्या कहलाता है? प्रकाशीय अपघटन। 2HBr, प्रकाश देने पर H2 और Br2 दो भागों में बंट गया, ये हो गया हमारे प्रकाशीय अपघटन। अगली हमारी अभिक्रिया है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। तो देखिए, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। मंद यानी धीरे, तीव्र यानी तेज। कहीं इसको हम बोल सकते हैं वेग के आधार पर। किसके आधार पर? वेग के आधार पर। तो हमारा यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो वेग के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, मंद अभिक्रिया एवं तीव्र अभिक्रिया। अब सबसे पहले देखते हैं कि मंद अभिक्रिया क्या होती है। मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया का अर्थ हो गया धीरे धीरे, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपूर्ण होने में या फिर पूर्ण होने में कई घंटे लग सकते हैं, ठीक है, कई दिन लग सकते हैं, कई हफ्ते लग सकते हैं, कई महीने या फिर सालों साल भी लग सकते हैं। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कई घंटे, कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने या फिर कई साल लग जाते हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है मंद अभिक्रिया। जैसे हम एक उदाहरण दूं आपको कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगता है तो क्या लगने, लोहे का मान लो कोई वस्तु बनाई, जैसे दीवार, जैसे मान लो कि हमने कोई गेट बनवाया है लोहे का, तो कोई लोहे का गेट लगाते हैं, क्या उस पर जंग आ जाता है? क्या उस पर कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं उस पर जंग आने में? तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? मंद अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अब इसको देखते हैं समीकरण के रूप में। तो हमारा समीकरण है 4Fe प्लस 3 और 2 प्लस 6H2O, यानी 4Fe लोहे का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, और ये क्या हो गई? जलवाष्प यानी जो नमी होती है हमारे वायुमंडल में, तीनों मिलकर किसका निर्माण कर लेती है? जंग का निर्माण कर लेती है। इसे बोलते हैं काट, जंग का निर्माण कर लेती है। 4Fe प्लस 3 और 2 प्लस 6H2O बनाएगा क्या? जंग। तो जंग का सूत्र होता है हमारे 2Fe2O3.3H2O। ये हमारे हो गया जंग का सूत्र। यानी लोहे पर जो जंग लगता है, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है हमारे? ये हमारे है मंद अभिक्रिया का उदाहरण। 4Fe हो गया लोहा, आयरन, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया जल, जलवाष्प यानी नमी। अब मैं
लोहे का कोई वस्तु बनाकर खुले में छोड़ते हैं तो लोहे की वस्तु प्लस वातावरण की ऑक्सीजन प्लस वातावरण की जलवाष्प में जो नमी होती है, तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जंग का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई महीने लग जाते हैं या कह सकते हैं कई साल लग जाते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ? हमारे मंद अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। आइए देखते हैं आगे तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। तो तीव्र अभिक्रिया का अर्थ हो गया अत्यंत तेजी से संपन्न होती है, पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। मैं एक उदाहरण की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि जो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो कौन से का उदाहरण? वो किसका उदाहरण होती है? हमारे तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण होती है। प्रबल अम्ल हमारे HCl, प्रबल क्षार हो गया हमारे NaOH। इसकी जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो लवण हो जाएगा हमारे NaCl, जल हो जाएगा H2O और प्लस उष्मा भी मुक्त होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी थी पहले। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो है हमारे तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये अत्यंत तेजी से आपस में मिलने जाएंगे। इसको बोलते हैं आयनिक अभिक्रिया। ये सामान्यतः कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की क्रिया कौन सी होगी? हमारी तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण होगी। तो ये हमने पढ़ी वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक तो तीव्र अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाएं पढ़ी, दोनों के उदाहरण पढ़े। आइए आगे देखते हैं हमारे अगली अभिक्रिया के प्रकार का। तो हमारे अगला प्रकार है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखिए उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है पहले आप समझ लेना, बाद में हम इस अभिक्रिया के प्रकार को हम अंतर के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जैसे मान लो अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, अभिकारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। ऐसे में लिख दूं 3N2 प्लस 3H2 2NH3। जैसे यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया बनता है। ध्यान से समझना उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पे हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो इससे वापस कभी भी ये नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग नहीं होंगे। यानी अभिक्रिया अभिकारकों से केवल उत्पाद बनाते हैं। जिस अभिक्रिया में केवल अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं वो अभिक्रिया कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इसमें दूसरे उदाहरण में देखना आप, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर जो अमोनिया बनता है, यानी यह अभिकारक से क्या बन गए? उत्पाद बन गए। और उत्पाद बनने के बाद में क्या होता है? जब अमोनिया बन जाता है तो अमोनिया से वापस क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो समझ रहे हैं आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? पहले देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं तथा उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाते हैं, वो होती है हमारे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं परंतु उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनते, उसे क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। हमें
अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब पढ़ते हैं इनके अंतर के रूप में। तो इनके अंतर के रूप में आप देखिए, एक तरफ उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी तरफ हो जाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अंतर के रूप में पहले पढ़ते हैं। पहला अंतर क्या है? इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं तथा उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से अभिकारक बन जाते हैं। पहला अंतर इसमें हो गया, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं तथा उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से क्या होते हैं? अभिकारक बन जाते हैं। और अनुत्क्रमणीय में हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि इस प्रकार की अभिक्रिया में केवल अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं। पुनः उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। अनुत्क्रमणीय में क्या होता है? केवल अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनते। ये हो गया हमारा पहला अंतर। अगला अंतर है हमारा, ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है। यह अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं का अर्थ हो गया अभिकारक से उत्पाद, तो एक दिशा तो ये होगी और दूसरी उत्पाद से वापस से अभिकारक। तो यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। और इसमें हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में संपन्न होती है। यह अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, यानी केवल अभिकारक से उत्पाद। अगला है हमारा अंतर, इन अभिक्रियाओं में दोनों ओर अर्ध तीर, और ये अर्ध तीर का निशान हो गया, दोनों अर्ध तीर का निशान या फिर चिन्ह लगाया जाता है। और इसमें हो जाएगा इन अभिक्रियाओं में साधारण तीर, और ये हो गया हमारे साधारण तीर का निशान, साधारण तीर का चिन्ह लगाया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दोनों और बीच में जो तीर का निशान लगाते हैं उसमें अर्ध तीर का निशान लगाते हैं, और इसमें साधारण तीर का निशान लगाते हैं। अर्ध तीर के निशान से हो गया ये दोनों दिशाओं में होती है, और साधारण तीर का निशान का अर्थ हो गया ये एक ही दिशा में संपन्न होती है। अगला अंतर है हमारा, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता कभी शून्य
नहीं होती है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता का होता है मात्रा, कभी शून्य नहीं होती, यानी अभिकारक कभी खत्म ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बन रहे और उसी समय वापस उत्पाद से अभिकारक बनने लगे। तो अभिकारक से उत्पाद बने, थोड़ा सा ये बना तो वापस उत्पाद से अभिकारक बन जाते, तो अभिकारक ऐसे चक्र के रूप में अभिक्रिया चलती रहती है। इस कारण अभिकारकों की सांद्रता कभी शून्य नहीं होती। और इसमें हम लिखेंगे इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में शून्य हो जाती है। यानी इन अभिक्रियाओं में, यानी अनुक्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता यानी अभिकारकों की मात्रा धीरे धीरे कम होती है और अंत में क्या हो जाती है? खत्म में हो जाती है। कागज को जला रहे हैं तो कागज को जलाएंगे तो कागज धीरे धीरे जलता जाएगा और उसकी राख बनती जाएगी, धीरे धीरे कागज कम होता जाएगा, यानी अभिकारक हमारे क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे और अंत में क्या हो जाएगा? अभिकारक शून्य हो जाएंगे। तो एक बार वापस देखना इनके अंतर को। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है? इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं तथा उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से अभिकारक बनने जाते हैं। और इस प्रकार अनुक्रमणीय देखना, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में केवल अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, उन्हें उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते। दूसरा अंतर है, यह अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में चलती है। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, दोनों दिशाएं। और इसमें यह अभिक्रियाएं एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमारा अगला पॉइंट है, इन अभिक्रियाओं में दोनों ओर अर्ध तीर का निशान लगाया जाता है। और अनुक्रमणीय अभिक्रिया में हमारा अंतर हो जाएगा, इन अभिक्रियाओं में साधारण तीर का निशान लगाया जाता है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता कभी शून्य नहीं होती और अनुक्रमणीय अभिक्रिया में इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती है और अंत में शून्य हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे आज का वीडियो। तो स्टूडेंट, इसी के साथ में आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।